हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। और सबसे पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स। जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अकाउंट्स किए थे हमने सोल ट्रेडरशिप के। अब सोल ट्रेडरशिप में जब आप कर रहे थे तो उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है कि वहाँ पर एक सिंगल पर्सन होता है और वही कैपिटल लगाता है, वही सारा रिस्क बियर करता है। नो डाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी उसी के होते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट केवल उसी पर्सन को अकेले करना पड़ता है। इन सारे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमारा जो दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज पार्टनरशिप। तो क्लास 12th में हम यही देखेंगे कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स को बेसिकली किस तरीके से तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसे। अब जबकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं पार्टनरशिप के, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो अगर सिंपल शब्दों में हम देखें, पार्टनरशिप का अर्थ होता है कि इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन्स। जब भी कोई दो, अब कम से कम दो तो होंगे ही क्योंकि पार्टनरशिप है। अगर एक ही पर्सन होगा मिनिमम तो वो सोल ट्रेडरशिप हो जाएगी। तो कम से कम दो पर्सन तो हमें चाहिए उनके बीच में, और या उससे ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। अभी कितने होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो एग्री टू डू द बिजनेस, और वो किस लिए अपना एग्रीमेंट करते हैं, किस लिए एसोसिएशन बनाते हैं, किस लिए साथ आते हैं कि किसी न किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए, और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को आपस में शेयर करने के लिए। जब दो पर्सन्स एक साथ कोई काम शुरू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसी की डेफिनेशन हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके सेक्शन 4 में हमें क्या पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है वो आप देखेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, जो हमने देखा कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होते हैं, हु हैव एग्रीड। तो देयर शुड बी ए एग्रीमेंट। यहाँ पर हो गया कि एग्रीमेंट होगा टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, कि मतलब वो आपस में प्रॉफिट। अब यहाँ पर डेफिनेशन में हमें सिर्फ वर्ड कहा हुआ है प्रॉफिट्स। तो बात आती है कि क्या सिर्फ वो प्रॉफिट्स को बांटेंगे? ऐसा नहीं है। अगर प्रॉफिट्स में मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट्स भी एंड नेगेटिव प्रॉफिट्स भी, लॉस हो या प्रॉफिट्स हो, तो उनको आपस में वो बांटने के लिए अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो वो पार्टनरशिप होगा। दैट पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऑफिस आते हैं और काम करते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सब भी चला सकते हैं बिजनेस को, काम कर सकते हैं, या उन सभी के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी काम करें, सभी वर्किंग पार्टनर्स हों। और अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की फीचर्स। सबसे पहले है टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है दैट इज बिटवीन द पर्सन्स। तो यहाँ पर मिनिमम पर्सन्स की बात करें तो मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम रहेगा तो वो सोल ट्रेडरशिप हो जाएगी, वो हमारा पार्टनरशिप नहीं होगा। और जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं दैट कैन बी 50। अब बात आती है कि ये जो 50 की संख्या है ये किसने डिसाइड की है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 वहां से हमने इसे फिक्स किया है? नहीं, जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप है उसको फिक्स किया जाता है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 में हमारा एक सेक्शन है 464, और ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये राइट देता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए पार्टनरशिप को डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वो जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपने इसी राइट का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल 10 है कंपनीज एक्ट में, उसके तहत इसको, जो ये पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं उसको फिक्स किया है 50। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि मैक्सिमम नंबर किसी भी पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि हु आर कॉम्पिटेंट टू डू द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। इस एग्रीमेंट को करने के लिए कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, कौन कर सकते हैं? तो लॉ के अकॉर्डिंग हु आर नॉट माइनर, कि कोई भी पर्सन जो कि माइनर नहीं है, माइनर मतलब उसकी एज 18 ईयर्स से कम नहीं है, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसका जो वो प्रॉपरली उसका जो माइंड है वो काम करता है, हु इज नॉट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड पर्सन
डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया हो, तो वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर्स के केस में यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कुछ केसेस में माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रॉफिट्स में पार्टनर्स होते हैं और विद इन 6 मंथ्स उसके मेजर बनने के बाद 18 ईयर्स की एज को अचीव करने के बाद 6 महीने के अंदर उन्हें ये बताना पड़ता है, उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है ही और शी वांट टू ए पार्टनर ऑफ फर्म और नॉट। अगर वो ऐसी कोई भी अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो फिर जिस दिन से उनको पार्टनर बनाया गया है उस डेट के बाद की सारी लायबिलिटीज के लिए, सारे कामों के लिए वो लायबल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। वो आपस में एग्री होते हैं किसी भी लीगल बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए और उससे रिलेटेड कामों को करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो यहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, कैसा भी हो सकता है। वो जब इसको हम रिटन में बना लेते हैं तो इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाता है विच इज रजिस्टर्ड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। तो ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह स्टैम्प्ड होता है और इस पर साइन किए जाते हैं बाय द पार्टनर्स, तो तभी पार्टनरशिप डीड बन जाती है। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। जिस भी चीज के लिए पार्टनरशिप क्रिएट की जा रही है, फॉर्म की जा रही है, दैट बिजनेस शुड बी लॉफुल। वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ। उसका कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हो, या सपोज 3 फ्रेंड्स हैं और वो किसी बैंक में रॉबरी करने के लिए एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और उससे मिलने वाला जो भी पैसा होगा, जो भी सामान होगा, उसको वो आपस में बांट लेंगे। तो इट इज नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। दैट शुड बी एनी ट्रेड हो सकता है, कोई भी वोकेशनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकता है, तो तभी, लेकिन वो लीगल होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। एंड देयर शुड बी ए कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटीज। सेकंड क्या है, एक तो लीगल हो एंड सेकंड कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक आपका एक हाउस है और उसमें 4 ब्रदर्स का हिस्सा है और वो चारों मिलकर उस अपनी एंसेस्टर जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसको सेल करते हैं और उससे मिलने वाले पैसे को आपस में बांट लेते हैं, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। यह कोई उनका पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं हुआ। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लॉफुल बिजनेस हो और दूसरा कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कि वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक लंबे समय तक करें। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। उनका आपस में जो एग्रीमेंट है वो प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के पर्पस से करना चाहिए, वो चैरिटी के पर्पस से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। जो हमारा बिजनेस रहेगा उसे वो ऐसा भी हो सकता है कि सभी मिलकर चला रहे हैं। कोई अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को उन्होंने डिफाइन कर लिया है कि कोई सेल्स संभालेगा, कोई परचेजेस को करेगा, कोई फाइनेंस वाला काम करेगा, कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को देखेगा। ऐसा भी हो सकता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि कोई पार्टनर उसमें से स्लीपिंग पार्टनर है, वो काम नहीं कर रहा है, उसने केवल कैपिटल लगाई है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए वो एग्री हुआ है, एंड ही इज नॉट अ एक्टिव पार्टनर इन द फर्म। इसीलिए पार्टनर्स जो होते हैं दे आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ ईच अदर। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं और वो एक दूसरे के प्रिंसिपल्स भी हैं। जैसे कोई भी एजेंट जब भी वो कोई काम करता है तो उससे अपने प्रिंसिपल को बाउंड करता है कि वो उसका प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम इसी तरीके से जो मेरा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसमें भी हर एक पार्टनर, जैसे सपोज वहाँ 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो ए जो भी काम करेगा उसके कामों से बी और सी भी बाउंड होंगे। वो बाद में ये नहीं कह सकते, सपोज ए ने कोई काम किया और उसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया, तो बी और सी ये नहीं कह सकते कि ये काम तो ए ने किया था, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि ए ने वो काम गुड फेथ में फॉर द फर्म किया था। तो ए अपने किए गए हर काम के लिए बी और सी को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, एंड सेम वाइज बी और सी भी जो भी काम करेंगे वो उसके लिए ए को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक पार्टनर जो भी गुड फेथ में फर्म के लिए काम किया जाएगा
उससे दूसरे पार्टनर्स को बाउंड करेंगे और उनके कामों से जो भी उसने दूसरे पर्सन्स ने किया है उनसे खुद बाइंड होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं एज वेल एज दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इस पॉइंट को हम दो तरीके से समझेंगे, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स कि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म, दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स। इनका अलग अस्तित्व होता है, मीन्स ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर ऑफ फर्म, नॉट ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पर जो पर्सनल चीजें हैं पार्टनर्स की, उनको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of accounting, partners and partnership firms, they are separate legal entities and we are maintaining the accounts of partnership firm, not of the partners. पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम उनकी, तो इसलिए हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है। हम पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे सपोज मिस्टर ए है, पार्टनर है ये एक, और इन्होंने 5 करोड़ रुपीस का लोन लिया कोई अपने लिए एक फार्म हाउस खरीदने के लिए। तो अगर ये जो एसेट है या फिर उन्होंने लोन लिया है वो लाइबिलिटी है, वो पर्सनली ए की होगी। वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप इन विच ए इज अ पार्टनर। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म ये सेपरेट एंटिटीज होते हैं, लेकिन जब हम आते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर, दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। इसका मतलब उनको एक ही माना जाएगा। अगर कोई भी फर्म की लाइबिलिटी है तो उसको ए बी सी इंडिविजुअली उसके लिए लाइबल होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि इट इज द लाइबिलिटी ऑफ फर्म एंड वी आर नॉट लाइबल फॉर इट। तो वहां पर उन पार्टनर्स को उस लाइबिलिटी को इंडिविजुअली भी चुकाना पड़ेगा अगर फर्म की एसेट्स से किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी को नहीं चुकाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। फर्म की जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स सपोज 10 लाख रुपीस है और कोई भी एक ऐसी लाइबिलिटी है 15 लाख की। तो 15 लाख की पहले हमने इनको रिकवर किया फर्म की एसेट से। अब उसके बाद जो डेफिशिएंसी बची 5 लाख रुपीस की, उसके लिए ए बी सी तीनों पार्टनर्स इंडिविजुअली लाइबल होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि इट इज द लाइबिलिटी ऑफ फर्म और हम इसको नहीं चुकाएंगे क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है। अगर आप उसको फर्म की एसेट से नहीं चुका पा रहे हो तो ए बी सी की जो पर्सनल एसेट्स होंगी वहां तक जाकर इस लाइबिलिटी को पूरा किया जाएगा।